दोस्तों 5 साल हो गए हमें आपके लिए हॉरर स्टोरीज बनाते हुए। स्कैरी पंपकिन ने आपको बेहतरीन एनिमेटेड स्टोरीज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आपने भी हमें जो प्यार और समर्थन दिया है उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है। लेकिन दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक स्कैरी पंपकिन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शायद बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, क्योंकि स्कैरी पंपकिन अब और भी डरावना बनने जा रहा है और हम आपके लिए ढेर सारे सरप्राइजेस लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप हमारी अपकमिंग क्रीपी स्टोरीज और वेब सीरीज मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। आधी रात का समय था। 10 साल की पिंकी अपने घर में सुकून की नींद सो रही थी। तभी अचानक उसकी माँ तेज कदमों से घर में दाखिल हो जाती है और जल्दी जल्दी एक बैग में कुछ कपड़े और कुछ रुपए रखने लगती है। घर में हो रही खटर पटर की आवाज से पिंकी की नींद टूट जाती है। सामान बांधने के बाद रमा ने पिंकी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे अपने घर के पीछे के दरवाजे से ले जाने लगी। हम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं माँ? बोलो ना। चुपचाप चल, ज्यादा शोर मत कर। किसी को खबर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, मैंने कहा ना चुपचाप चल। हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे, ये सब समझने की अभी तेरी उम्र नहीं है। और खबरदार जो आज के बाद इस गांव का नाम अपनी जुबान से निकाला तो हम लोग अब एक नई जगह जाकर रहेंगे, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, समझ गई? पिंकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ आधी रात को कहाँ गई थी। वो इतनी घबराई हुई कहाँ से लौटी है। वो अपना घर छोड़कर आखिर क्यों और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन माँ के गुस्से में कांपते आवाज को सुनकर पिंकी को इतना समझ में आ गया था कि अब वो इस गांव में कभी लौटकर नहीं आएंगे। 12 साल बाद आज शायद अमावस्या की रात थी। आसमान में रोशनी की एक भी किरण फूटती नजर नहीं आ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा और उस अंधेरे में और भी अधिक भयावह लगता ये जंगल किसी भी अकेले इंसान की सांसें थामने के लिए काफी था। आशीष ने अपनी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच में समय देखा। रात के 2 बज रहे थे। इसका मतलब वो पिछले आधे घंटे से उस जंगल में यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, लेकिन उसे वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अचानक उसे कुछ दूरी पर 2 लाल चमकती आंखें दिखाई देती है। आशीष उन आंखों से जितना दूर भागता मानो वो आंखें उसके और नजदीक आती जा रही थी। दौड़ते दौड़ते आशीष की सांस फूलने लगी थी। तभी सामने के पेड़ के पीछे से एक काला साया आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो काला साया धीरे धीरे उसके और नजदीक आ रहा था। जैसे ही वो उसके ठीक सामने आकर खड़ा हुआ, आशीष की धड़कनें मानो थम सी गई। उसके सामने उसका हमशक्ल इंसान खड़ा था जिसने हूबहू उसके जैसे कपड़े पहने हुए थे। उस इंसान की आंखें खून की तरह लाल और बड़े नुकीले पंजे किसी जंगली जानवर के जैसे नजर आ रहे थे। वो हाव भाव से किसी खूंखार जानवर की तरह आशीष को देख गुर्रा रहा था। अपने हमशक्ल को देख आशीष 2 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन वो भयानक शक्ल वाला आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और एक ही झटके में उसका हाथ उखाड़कर अलग कर देता है और किसी जानवर की तरह उसे चबाने लगता है। तभी आशीष के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। आशीष पसीने से लथपथ हो गया था। अपने माथे पर आए पसीने को पोंछकर उसने साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और गटगट करके पीने लगा। तभी उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ने लगी। ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई है। आशीष ने नाइट बल्ब की धीमी रोशनी में घबराते हुए कमरे में चारों ओर नजर डाली। कमरे में कोई नहीं था। आशीष को सुनाई दे रही आवाजें अब और भी तेज हो गई थी। उसने बेड के नीचे झांका
तो नीचे का नजारा देख उसकी सांसें अटकने लगी। नीचे उसका हमशक्ल एक इंसान का हाथ चबा रहा था। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा था और उसकी आंखों से वहशियत टपक रही थी। बिजली की तेजी से वह आदमी आशीष के नजदीक आया और उसे बेड से नीचे खींच लिया। घबराहट के मारे आशीष के मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर उसके माँ बाप दौड़ते हुए उसके कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा? यहाँ जमीन में क्यों बैठा है और तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? माँ माँ वो मुझे मार डालेगा माँ। कौन मार डालेगा? कौन है यहाँ? किसकी हिम्मत है जो हवेली में पाँव रख सके? शेरा और हिमेश दरवाजे पर बंदूक लिए पहरा दे रहे हैं। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता हवेली में। तुम समझ नहीं रही हो माँ, तुम्हारी बंदूक गोली उसे नहीं रोक सकती। वो यही है मेरे कमरे में, उसने ही मुझे बिस्तर से नीचे पटका है। बेड के नीचे देखो, वो वहाँ किसी का हाथ चबा रहा है। महीने भर के अंदर ब्याह है तेरा और तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तूने शराब पी रखी है क्या? पापा आप समझते क्यों नहीं? वो बार बार मुझ पर हमला कर रहा है, वो नहीं छोड़ेगा मुझे। अरे कौन हमला कर रहा है, कुछ बताएगा? वो बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। उसकी शैतानों जैसी लाल भयानक आंखें हैं, लंबे नाखून और मनहूस सा चेहरा है। फिर से शुरू हो गया तुम्हारा बेटा, ये होश में नहीं है। थोड़ा ध्यान दो इस पर, वरना ठाकुरों का नाम डुबो देगा ये। ठाकुर को अपने बेटे आशीष की सारी बातें बेतुकी और बकवास लग रही थी, इसलिए बेटे की बात पूरी सुने बिना ही ठाकुर वहाँ से उठकर चला जाता है। आशीष नहीं जानता था कि पिछले कुछ दिनों में उसने जो कुछ महसूस किया है वो तो बस शुरुआत है। अभी तो उसे बहुत कुछ देखना बाकी था। आशीष को अब अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शरीर में बिस्तर से उठने की ताकत ही महसूस नहीं हो रही थी। किसी तरह दिन बीता और रात को वो अपने बिस्तर पर सोने चला गया। एक मृत व्यक्ति को कंधे पर लेकर कुछ लोग शमशान भूमि की ओर जा रहे थे। आशीष भी उन आदमियों के साथ शमशान की ओर जाने लगा। आशीष उनके साथ जा जरूर रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मौत किसकी हुई है। कुछ देर बाद सभी लोग शमशान पहुंच गए और मुर्दा व्यक्ति को चिता पर लिटाकर आग लगा दी गई। तभी आशीष ने देखा कि चिता पर कोई और नहीं, वो खुद ही लेटा हुआ है। आग की लपटों ने उसे घेर लिया था और वो पूरी ताकत लगाकर चीख रहा था, लेकिन ऐसे लगता था चीखें उसके मुंह में ही घुटकर रह गई है। आशीष का शरीर धू धू कर जल रहा था और चिता पर लेटे आशीष की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद आशीष ने महसूस किया कोई उसे जोर जोर से हिला रहा है। कौन है? क्या हुआ बेटा? तू सोते हुए बुरी तरह से कांप रहा था और तेरे शरीर पर से कपड़े कहाँ गए? इतनी सर्दी में तू बस बनियान पहनकर क्यों सोया है? माँ, मैंने फिर से सपने में खुद को मरते देखा। कुछ हो रहा है मेरे साथ जो बस मैं ही महसूस कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माँ कि मेरे आसपास, मेरे साथ हर पल कोई है, कोई ऐसा जो नींद में भी मेरे आसपास रहता है। मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे बचा लो माँ। कुछ नहीं बेटा, सपनों को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। कुछ नहीं है, सुबह ही हो गई है। तो उठ जा, मैं चाय बनाती हूँ। आशीष का सर बुरी तरह से चकरा रहा था। माँ, बिस्तर से उठने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है मैं महीनों से बीमार हूँ और शरीर में ताकत ही ना हो। अच्छा तू परेशान मत हो, मैं यही चाय नाश्ता ला देती हूँ। आशीष की माँ उसे चाय नाश्ता लाकर देती है। आशीष जैसे ही चाय पीता है उसके पेट में बुरी तरह से ऐंठन शुरू हो जाती है और उसके बाद वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। जल्दी से अस्पताल लेकर चलो इसे, समझ नहीं आता हुआ क्या है इसे। ठाकुर अपने बेटे को अस्पताल ले जाता है। सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन सभी टेस्ट एकदम क्लियर थे। अंत में हताश होकर ठाकुर उसे वापस घर लेकर आ जाता है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और गुजरते दिन के साथ आशीष की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि ठाकुर ने अपने बेटे का इलाज कराने की कोशिश नहीं की, लेकिन जाने क्या बात थी, जितना इलाज की कोशिश तेज होती आशीष की हालत उतनी ही बिगड़ती जाती।
जो साया आशीष पहले नींद में देख रहा था, अब वो हमशक्ल साया उसे दिन भर अपने आसपास मंडराता हुआ नजर आता। कभी बिस्तर के नीचे, कभी पर्दे के पीछे, हर जगह वो खून की तरह चमकती आंखें उसे ही घूरती रहती। कुछ दिन पहले। पिंकी बेटा, जल्दी से नाश्ता कर ले, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना तुझे। आज तेरा एग्जाम है, थोड़ा समय से नहीं उठ सकती तू? एग्जाम में लेट हो जाएगी तो क्या होगा? अरे मम्मी, क्यों टेंशन लेती हो? आपकी बेटी ने इतनी अच्छी तैयारी की है ना कि अगर मैं आधा घंटा लेट भी पहुंच गई तब भी टॉप तो मैं ही करूंगी। अच्छा बेटा, ज्यादा आत्मविश्वास भी सही नहीं होता। मैं ठाकुर साहब के यहाँ जा रही हूँ। उनके यहाँ आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। कुछ समय लगेगा, कॉलेज से आकर खाना खा लेना। ठीक है माँ। अब आपको क्या ही बताऊँ माँ कि छोटे ठाकुर पूरी रात फोन पर बात करते हैं मुझसे। अब रात में सोने को नहीं मिलेगा तो सुबह सोकर तो नींद पूरी करनी पड़ेगी ना। आशीष, मैं कॉलेज के लिए निकल गई हूँ। हाँ ठीक है, मुझे खेत के पास मिलो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पिंकी की माँ रमा बड़े ठाकुर की हवेली में खाना पकाने का काम करती थी। राजीव ठाकुर का एक ही बेटा था जिसका नाम था आशीष। आशीष और पिंकी एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे। पिंकी कॉलेज की सबसे होशियार लड़की थी। गरीब माँ की बेटी होकर भी हर साल कॉलेज में वही टॉप करती थी। आशीष और पिंकी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। दोस्ती से शुरू हुआ उनका सफर कब प्यार में बदल गया उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। सुबह आशीष पिंकी को अपनी बाइक से कॉलेज ले जाता, फिर पूरा दिन वो कॉलेज में साथ पढ़ाई करते और शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद आशीष उसे गांव के बाहर खेतों तक छोड़कर लौट जाता। पूरा दिन साथ में बिताने के बाद भी उनकी बातें तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। रात को सबके सोने के बाद एक बार फिर पिंकी और आशीष के बीच बातों का सिलसिला चल पड़ता। आशीष, 2 बज गए हैं, अब सो भी जाओ, सुबह एग्जाम है। एग्जाम में सो गए ना तो पूरा साल खराब हो जाएगा। बस 2 मिनट और, फिर फोन रख देंगे। 2 मिनट करते हुए सुबह के 4 बज गए थे। लगभग हर रोज का यही सिलसिला था। सुबह 4 बजे जब पिंकी की माँ रमा घर के काम करने लगती तब पिंकी फोन रखकर सोने जाती, जिसकी वजह से वो रोज कॉलेज के लिए भी लेट हो जाती। एक दिन आशीष पिंकी को उसके घर छोड़ने जा ही रहा था कि रमा की नजर उस पर पड़ जाती है। घर पहुंचकर, पिंकी, ये छोटे ठाकुर के साथ बाइक पर क्या कर रही थी तुम? माँ, वो मैं। झूठ मत बोलना मुझसे। मैंने पहले भी कई बार महसूस किया है कि तुम दोनों के बीच में कुछ है, लेकिन मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। अरे वो लड़का धोखा दे रहा है तुझे। आंखें खोलो, सच को महसूस करो। वो ठाकुर का बेटा है। गांव के सबसे रईस लोग, उनके पैर की जूती के बराबर भी नहीं है हम लोग। कैसी बात कर रही हो माँ? आशीष ऐसा नहीं सोचता, वो सबसे अलग है। उसने वादा किया है मुझे कि वो मुझसे शादी करेगा। तुमसे शादी करेगा वो? मैंने अभी 3 दिन पहले तुम्हें बताया था ना कि ठाकुर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। जानती है वो मेहमान कौन थे? आशीष बाबा का रिश्ता पक्का कर दिया ठाकुर साहब ने एक बहुत बड़े घराने की लड़की के साथ। अगले हफ्ते सगाई है और तुम झूठे सपने देख रही हो। ये सच नहीं हो सकता माँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। पिंकी आंखों में आंसू भरकर तुरंत आशीष को फोन लगाती है। आशीष, माँ क्या कह रही है? अरे मुझे क्या पता तुम्हारी माँ क्या कह रही है, साफ बोलो ना। आशीष, तुम शादी कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ, ठीक सुना तुमने। क्या? और मैं? तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना? पैरों की धूल माथे पर नहीं सजाई जाती। मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकता और ठाकुर खानदान में कोई खानदानी लड़की ही बहू बनकर आएगी। खिलौना अच्छा लगा, कुछ दिन खेल लिया, अब 2 टके के खिलौने को सारी उम्र साथ लेकर तो नहीं घूमूंगा ना। तो मैं दिल बहलाने का साधन थी तुम्हारे लिए। तुम ठाकुर हो, मैं चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन इतने बड़े बोझ के साथ मैं जी भी नहीं सकती। मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी। ये सब बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत नहीं है। रोते बिलखते हुए पिंकी कुएं के पास पहुंचती है।
और छलांग लगाने के लिए जैसे ही अपना पाँव उठाती है, उसकी माँ पीछे से उसे खींच लेती है। पागल मत बन, तेरे मर जाने से ठाकुर के परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तू मेरी बेटी है, तू मर गई तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी बेटा। उस ठाकुर की हवेली की ईंटें हिलानी है तो जान देकर नहीं, जान लेकर हिलानी होगी। वो बड़े लोग हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे माँ। मैं अपनी आंखों के सामने आशीष को किसी और से शादी करते नहीं देख सकती। मेरी बच्ची को खिलौना समझकर खेलने वाले छोटे ठाकुर को खून के आंसू ना रुला दिया तो मेरा नाम भी रमा नहीं। तू चल मेरे साथ। 40 दिन बाद मुहूर्त निकला है छोटे ठाकुर की शादी का, लेकिन 40 दिन बाद उस घर में डोली नहीं आएगी, बल्कि अर्थी निकलेगी, अर्थी। लेकिन हम करेंगे क्या? हमने मुंह भी खोला तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। बरसों पहले तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़कर गुमनामी की जिंदगी जीना स्वीकार किया था, और आज इतने बरसों के बाद तेरे लिए ही मैं फिर से अपने जीवन का वो काला अध्याय खोलूंगी। मुझे काला जादू और तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त है। मैं किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकती हूँ। तेरे पिता के जाने के बाद मैं रुपयों के लिए लोगों की तंत्र मंत्र के माध्यम से मदद करने लगी। ताकत अक्सर इंसान से गलत काम करवा देती है। अपने तंत्र की ताकत के नशे में मुझसे भी एक भूल हुई और मैंने कुछ रुपयों के खातिर एक छोटे बच्चे पर कालिया मसाज छोड़ दिया। 40 दिनों के भीतर उस बच्चे की मौत हो गई, लेकिन बच्चे के माँ बाप को टोटका कराने वाले उसके चाचा पर शक हो गया और पूछने पर उसने मेरा नाम मुगल दिया। उस रात जब हम गांव से भागे, मैं आधी रात को शमशान में तंत्र साधना कर रही थी। गांव के लोगों की भीड़ मेरी ओर आती देख मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी और यहाँ आकर अपनी एक नई जिंदगी बसा ली। उस दिन मैंने कसम खाई कि अब मैं कभी अपनी काली शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगी, बल्कि ईमानदारी से अपनी बच्ची को बड़ा करूंगी। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपनी विद्या का सही इस्तेमाल करूं। आधी रात के समय रमा अपनी बेटी के साथ शमशान में दाखिल हुई और एक जलती हुई चिता के पास बैठकर उसने कालिया मसान की पूरी सामग्री जमीन पर सजा ली। कुछ देर तक मंत्रों का जाप करने के बाद उसने साथ लाए हुए मुर्गे की बलि देकर अपना तंत्र पूरा किया और उसी के साथ शमशान में एक आग का बवंडर उठने लगा। रमा ने उस बवंडर में प्रवेश किया तो अंदर उसे काली डरावनी परछाई नजर आई। एक जरूरी काम के लिए मैंने आपका आह्वान किया है। आप अपनी अस्थि देकर वादा करिए कि आप मेरा कार्य पूरा करेंगे। रमा की बात सुनकर सामने दिख रही काली परछाई रमा के हाथ से लेकर मुर्गे का कच्चा मांस चबाकर खाने लगती है और अस्थि का एक टुकड़ा उसे थमाकर गायब हो जाती है। अगले ही पल रमा उस बवंडर से बाहर आ चुकी थी। माँ, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई थी तुम? और वो आग का गोला, वो कहाँ गया? हमारा अनुष्ठान पूरा हुआ। मैंने ठाकुर के बेटे के पीछे कालिया मसान को लगा दिया है। अब दुनिया की कोई शक्ति 40 दिन के बाद उसे बचा नहीं सकती। इस तंत्र का दुनिया में कोई काट नहीं। बहुत घमंड है ना उन ठाकुरों को अपनी दौलत का। अपनी सारी दौलत भी कुर्बान कर देंगे, तब भी छोटे ठाकुर को नहीं बचा पाएंगे। कालिया मसान छोड़ने के बाद आशीष को ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके आसपास घूम रही है। रातों को उसे डरावने सपने आते जिनमें वो अपने हाथों अपनी ही मौत होते देखता। हर रोज मौत के खौफ में जीते जीते उसका दिमागी संतुलन डगमगाने लगा था। दिन गुजरते जा रहे थे और गुजरते दिनों के साथ आशीष की हालत किसी मेंटल पेशेंट जैसी हो गई थी। उसे घर के किसी न किसी कोने से अपना हमशक्ल उसे घूरते दिखाई दे पड़ता। चलने के लिए तैयार हो जा, बस अब कुछ दिन और, उसके बाद तुझे मरना होगा। तुम मार क्यों नहीं डालते मुझे? एक ही बार में खत्म कर दो। हर पल मरते मरते परेशान हो गया हूँ। हर समय कहते हो ले जाओगे मुझे, तो ले क्यों नहीं चलते? कुछ तो करो। हालत देख रहे हो मेरे बच्चे की, आंखें अंदर धंस गई हैं, पूरा चेहरा काला पड़ गया है। 10 दिन से खाना नहीं खाया है उसने। मैं कहती हूँ क्या करोगे इस दौलत का? अगर आशीष को कुछ हो गया तो? हर दरवाजे पर दस्तक देकर थक गया हूँ राधिका। पिछले 30 दिनों में ऐसा कोई दरवाजा नहीं जहां मैंने आशीष के ठीक होने की भीख न मांगी हो। जानती हो ना क्या कहा था बाबा ने? हमारे बेटे पर कालिया मसान की क्रिया हुई है।
उसका तोड़ सिर्फ उनके पास है जिसने उस क्रिया को किया है। कोई और उस मसान को नहीं रोक सकता। ठाकुर और ठाकुराइन नाक रगड़ रगड़ कर भगवान से अपने बेटे की सलामती मांग रहे हैं। दौलत की सारी ठसक निकल गई दोनों बाप बेटों की। अब तुम देखती जाओ, ऐसे ही सड़कर मरेगा वो। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है माँ, आप बताइए ना, आशीष कैसे ठीक हो सकता है? तुम ही कह रही थी ना कि जो कालिया मसान करता है वो इसे रोक सकता है। मैंने उसे माफ किया माँ, रोक लो ये सब। पागल मत बन, मरने दे उसे। पिंकी किसी की मौत का कारण नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी माँ से मसानी क्रिया का उतारा करने के लिए विनती करने लगती है। एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठाकुर साहब, हमारे गांव में एक बाबा है जो छोटे ठाकुर को ठीक कर सकते हैं। आपके पास बस 5 दिन है। बस उनकी शर्त ये है कि उन्हें 3 करोड़ रुपए देने होंगे, तभी वो उतारा करेंगे। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, मेरी सारी दौलत बाबा के नाम कर दूंगा, बस मेरे बेटे को बचा लो। रमा ठाकुर से रुपए लेकर जंगल की ओर चल देती है और सुनसान स्थान देखकर अपने तंत्र की शक्ति से एक बार फिर से कालिया मसान को पुकारती है। बस 5 दिन बाकी है, उसके बाद तुम्हारा दिया काम पूरा हो जाएगा। समय से पहले क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें आशीष ठाकुर की जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, अब तुम जा सकते हो। जिसके नाम से मैंने बलि स्वीकार की थी, अब उसकी बलि लिए बिना मैं वापस नहीं जाने वाला। मैंने ही तुम्हें बुलाया था, अब तुम जाओ। वो न सही, तू ही सही, बलि तो मुझे आज लेनी ही होगी। मेरे मुंह खून लग चुका है, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। कालिया मसान अगले ही पल रमा के हमशक्ल का रूप ले लेता है और उसके शरीर के टुकड़े करने के बाद उसके शरीर से बहते खून को चाटने लगता है। काली शक्तियों का अंजाम बुरा ही होता है। जिन रुपयों के कारण ये कहानी शुरू हुई, अंत में वो रुपए जमीन पर चारों ओर बिखरे हुए थे। रमा की मौत के बाद कालिया मसान गुस्से में ठाकुर की हवेली पहुंचता है और मसानी क्रिया का अंतिम पड़ाव पूरा करते हुए आशीष को भी दर्दनाक मौत दे देता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।